किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि मंच देता है उन किसानों को जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित की है। अपनी लगन, इच्छा शक्ति और मेहनत के बल पर वो आगे बढ़ते गए। इसीलिए देश के कोने कोने से हम ऐसी प्रतिभाओं को चुनकर लाते हैं जिन्होंने कृषि स्टार्टअप, पशुपालन या फिर खेती में नए नए प्रयोग किए हैं और अपनी पहचान को और मजबूत किया है। इन्होंने अपने लिए नए द्वार तो खोले ही हैं, अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बने हैं। आज के हमारे ऐसे ही सफल किसान हैं गाजियाबाद से संबंध रखने वाले अवनीश त्यागी जी, जो कि बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बागवानी का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हमारे किसानों को साल भर आय हो सकती है। इसके अलावा हमारी पोषण सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए दिखाते हैं आज के हमारे सफल किसान की कहानी सफल किसान में। हरा भरा बाग किसे नहीं लुभाता। चारों तरफ हरियाली और फलों से लदे पेड़ एक बागवान की सफलता खुद बयां करते हैं। मुरादनगर के रहने वाले अवनीश जी इन्हीं बागों के बीच पले बढ़े और भविष्य में इन्हें ही संवारने का सपना देखा। करीब 40 बीघे में फैला उनका ये बाग उन्हें विरासत में मिला। बागों में लगे कई पेड़ उनके पिताजी द्वारा ही लगाए गए हैं। जैसे एक व्यवसायी बना बनाया व्यवसाय अपनी संतान को सौंपकर उसका भविष्य सुनिश्चित करता है, वैसे ही स्वर्गीय श्री सोहन लाल त्यागी जी ने अपने बच्चों को विरासत में ये बाग दिए। पिता के द्वारा मिली जिम्मेदारी को अवनीश जी ने नई तकनीकों और जानकारी से और संवारा। इसलिए तो आज उनके बाग आसपास के बागबान और किसानों के लिए किसी सफल उदाहरण से कम नहीं है। वो बताते हैं कि उनकी सफलता के पीछे मुरादनगर केवीके से काफी सहयोग मिला, जहां से इन्होंने प्रशिक्षण लिया। साथ ही समय समय पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में शामिल होकर खेती व बागवानी को और बारीकी से समझा। बागवानी में बढ़िया परिणाम और कम खर्च को शामिल करने के लिए अवनीश ने केचुआ खाद बनाने की तकनीक भी केवीके से ही सीखी। ये केवीके के मार्गदर्शन का ही नतीजा है कि अवनीश अब पूरी तरह से प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। अवनीश करीब 40 बीघे में बागवानी कर रहे हैं। अच्छे उत्पादन के लिए उनके बाग में नींबू की 12 किस्म लगी हुई है, जिससे आय बनी रहती है। लगभग हमारा जो है 40 बीघे का बाग है। इस 40 बीघे के बाग में हम सहफसली खेती के रूप में नींबू की जो है, ये नींबू की किस्म है, 12 किस्म है। इसमें नींबू लगभग 12 महीने चलते रहते हैं। एक बार जो है फसल तोड़ ली तो जो दूसरी बार फूल आएंगे, एक टहनी पर फसल आ गई तो अगली टहनी पर थोड़े फूल आते रहते हैं, जिससे ये हमारा जो है पूरे वर्ष भर इसका आमदनी होती रहती है। मैंने साथ साथ में केवीके मुरादनगर के सहयोग से इसी बार कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ली थी और मैं कई बार मैं इनके प्रोग्राम में जाता रहता हूँ। कभी कभी वर्मी कंपोस्ट के लिए जो प्रोग्राम हुआ था अभी 2024 में, मैंने उसमें वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग ली और वहाँ से प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने अपने इस खेत में नींबू के खेत को मैं प्राकृतिक विधि से मैं खेती करता हूँ। इसमें हमारे सफल किसान अवनीश करीब 40 बीघे में बागवानी कर रहे हैं। इस भूमि को उन्होंने इतने अच्छे ढंग से बांटा है कि फसलें एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए तैयार होती हैं और आय की आमद बनी रहती है। वो बताते हैं कि 1 एकड़ में उन्होंने नींबू, आम, पॉपुलर के पेड़ लगा रखे हैं। वहीं आम के साथ नाशपाती के अलावा सह फसलों से भी लाभ कमा रहे हैं। बाग में किस पौधे के साथ कौन सा पौधा लगाया जाए और क्यों, आइए उन्हीं से समझते हैं। ये 40 बीघे का जो बाग है, इसको मैंने 1 एकड़ के हिसाब से बांटा हुआ है। 1 एकड़ में तो मैंने नींबू, आम के बाग, आम के पौधे और ये पॉपुलर लिया हुआ है, जिससे साल भर हमें वर्ष भर आमदनी होती रहती है। दूसरे एकड़ में हमने
आम के पौधे और नाशपाती लगाई हुई है, जिसमें आम की जो फसल होती है वो लगभग मार्च से लेकर के जुलाई के आखिर तक चलती है, और कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो हमने लगाई हुई है जो अगस्त के आखिर तक चलती हैं। तो इस बार जो मार्च से लेकर के अगस्त तक तो हमारे आम की फसल से आमदनी हो जाती है। दूसरा, अगस्त के बाद ये जो नींबू है, नींबू की फसल स्टार्ट हो जाती है। ये लगभग सर्दियों तक चलती है। ये सर्दियों में जनवरी फरवरी तक ये हम नींबू की फसल लेते रहते हैं, जिससे हमारी जो घर का जो खर्चा है वो चलता रहता है। अवनीश जी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो जैविक फसलें उगाते हैं। उनके घर में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर चीजें ऑर्गेनिक ही है। उत्पादन अच्छा होने पर वे ऑर्गेनिक फसलों और उत्पादों को बेच देते हैं। फसलों के अच्छे पोषण के लिए जीवामृत बनाते हैं, जिसमें कई तरह की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। इस घोल से पौधों को बढ़िया पोषण तो मिलता ही है, साथ ही गुणवत्तापूर्ण उपज भी। ऑर्गेनिक रूप से फसल उगाने के लिए हमने जीवामृत तैयार किया हुआ है। जीवामृत बनाने के लिए हम 200 लीटर पानी में लगभग 2 किलो गुड़ लेते हैं। 2 किलो गुड़ के साथ साथ 2 किलो 5 लीटर के आसपास गाय का मूत्र लेते हैं, गौमूत्र जिसे बोलते हैं। इसके साथ साथ हम उसमें बेसन डालते हैं, लगभग 1 किलो के आसपास बेसन डालते हैं, और लगभग 500 ग्राम एक जो पौधा होता है, जैसे पीपल का पौधा हुआ या बरगद का पौधा हुआ, उसके नीचे की मिट्टी लेकर के हम जीवामृत बनाते हैं। और जीवामृत से हम अपने इन पौधों की सिंचाई करते हैं। जैसे इनके चारों तरफ जो है, एक पौधे के चारों तरफ थोड़ी सी मेड़ बना दी जाती है, उसके अंदर खाई खोद दी जाती है लगभग 3 इंच या 4 इंच गहरी, और उसमें हम उस जीवामृत को डालते हैं, जिससे हमारी फसल और भी अच्छी होती है। इसके साथ साथ आम के पौधों के साथ साथ कुछ हम जो है सहफसली के रूप में ईख बोते हैं, जिससे ईख से हमारे लिए घर के लिए गुड़ हो जाता है, और मार्केट के लिए भी हम सप्लाई कर देते हैं उस गुड़ को। इस तरह हमारी पूरे वर्ष भर आमदनी चलती रहती है। मौजूदा समय में खेती में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। किसान अब सीजन पर आधारित खेती के साथ साथ गैर सीजन में भी उपज ले पा रहे हैं, और इस सफलता के पीछे सरकार की नीतियां और किसानों की मेहनत शामिल है। पहले जो पारंपरिक खेती होती थी, उसमें हमें एक वर्ष में लगभग 2 बार आमदनी हुआ करती थी। एक तो मई जून के महीने में, और दूसरा सर्दियों के मौसम में। अब जैसे जैसे हमारी मोदी सरकार आई, इन्होंने हमारे लिए जो है खेती पर ज़्यादा जोर दिया, फसल विविधीकरण पर भी जोर दिया। केवी के मुरादे करके सहयोग से भी हमने जो है अपनी खेती विविधीकरण पर जोर दिया। इसके लिए हमारी जो है एक ही फसल के अंतर्गत हम कई सारी फसल ले लेते हैं, और उस फसल में हमारी वर्ष भर आमदनी बनी रहती है। खेती में अगर सही तरीके से चीजों का इस्तेमाल किया जाए तो लागत को कम किया जा सकता है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसान जैविक व प्राकृतिक खाद का उपयोग तो कर ही रहे हैं, साथ ही कीटनाशक के रूप में जीवामृत व नीमास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। जीवामृत एक तरह का असंख्य सूक्ष्म जीवाणुओं का एक विशाल भंडार है। ये सूक्ष्म जीवाणु जमीन में उपलब्ध आवश्यक पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध अवस्था में बदलकर इन्हें प्रयोग में लाने योग्य बनाते हैं। हमारे सफल किसान प्राकृतिक खेती के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। प्राकृतिक खेती में हमें जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत और नीमास्त्र ये बनाने होते हैं। इसके लिए हमें बाहर से कोई भी केमिकल नहीं खरीदना पड़ता है। गाय का जो मूत्र होता है, गौमूत्र, उसे इकट्ठा करके हम ड्रम में इकट्ठा करते रहते हैं, और जब जरूरत पड़ी आवश्यकता के अनुसार हम जीवामृत बनाने में या घन जीवामृत बनाने में या नीमास्त्र बनाने में उस गौमूत्र का प्रयोग करते हैं। इस प्राकृतिक खेती से एक हमारी जो है रासायनिक जो खाद होती है, उसमें लगने वाली जो हमारी लागत है वो भी कम हो जाती है। दूसरा, हमारी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति ऐसे ही बनी रहती है। उर्वरा शक्ति बनाने के लिए बनने से हमारी तो आमदनी बढ़ती है। आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके लिए भी हमें इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है प्राकृतिक खेती करने से। हरित क्रांति के दौर में खाद्यान्न समस्या से निपटने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया, जिसके दूरगामी परिणाम नुकसानदायक रहे। रासायनिक खेती से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर होती गई, मित्र कीट व बैक्टीरिया मारे जाते रहे, जिसका सीधा असर पैदावार पर पड़ा। इसलिए अब किसान एक बार फिर प्राकृतिक खेती का रुख कर रहे हैं।
इससे जीवन और प्रकृति के बीच तालमेल बैठाया जा सकता है। इसलिए पूरी दुनिया प्राकृतिक खेती पर जोर दे रही है। प्राकृतिक खेती पूर्णता की खेती है, जिसमें पशुधन का खासा योगदान है। पशुओं के गोबर व गोमूत्र से बेहतर खाद और कीटनाशक बनाया जा सकता है, जिससे प्राकृतिक खेती के लिए जरूरी संसाधन आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए सरकार की पहल है कि देश में रसायन मुक्त खेती की जाए। तो ये थी अवनीश त्यागी की सफलता की कहानी। फिलहाल वक्त में छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको समझाएंगे कि बागवानी में सफलता का मंत्र क्या है, यानी क्या है इसका पूरा गणित। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के हमारे सफल किसान हैं गाजियाबाद के अवनीश त्यागी, जो कि बागवानी के क्षेत्र में काफी अच्छा योगदान दे रहे हैं। लेकिन बागवानी में आय का पूरा गणित क्या है, आइए समझते हैं। बागवानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जो कई पीढ़ियों तक मुनाफा देता रहता है। अवनीश फसल की विविधीकरण तकनीक से सालाना 7 से 8 लाख का मुनाफा कमा लेते हैं। फलों के पेड़ों के बीच के स्थान में अवनीश जी गन्ना, सरसों, धान जैसी फसलें उगाते हैं, जो उनके सालाना मुनाफे में इजाफा करती है। जो रही बात इसकी आमदनी की, अगर एक आदमी, एक किसान अपनी फसल को उगाता है, जैसे गन्ने की फसल ली, तो गन्ने की फसल में लगभग 1 एकड़ में उसके 100 कुंटल से लेकर के 150 कुंटल तक की आमदनी होती है। 100 कुंटल का मतलब है कि आज की डेट में अगर 400 रुपये कुंटल भी हमारा जो है गन्ने का बीज जाता है, तो 40,000 रुपये उसकी आमदनी हो जाती है। लेकिन उसमें हमें ज़्यादा खर्चा आता है। और सहफसली के रूप में जो मैं सहफसली करता हूँ, इससे आम, नींबू, ये नाशपाती, इसकी फसल लेने से लगभग हमें 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बच जाता है, सब कुछ खर्चा काटने के बाद, जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। केवीके के विशेषज्ञों की भूमिका काफी सराहनीय रही है। विशेषज्ञ समय समय पर किसानों के खेतों, बागों का मुआयना करते हैं और जरूरी दिशा निर्देश देकर उपज बढ़ाने में सहायता करते हैं। ये साबित हो चुका है कि कम जोत में सह फसलें बढ़िया आय देती हैं। मौजूदा समय में ऐसे कई किसान हैं जो 2 गुना नहीं बल्कि कई गुना लाभ कमा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हमारे सफल किसान अवनीश भी मानते हैं। केवीके मुरादनगर के प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी हमारे यहाँ विजिट करते रहते हैं, समय समय पर विजिट करते रहते हैं, और अगर कोई प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। मैं केवीके मुरादनगर का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे सहयोग दिया, इन्होंने मुझे गाइडलाइंस दी। इनकी गाइडलाइंस में मैंने अपनी आमदनी को दुगना किया। मैं दुगना नहीं, मैं कहता हूँ कि लगभग 3 गुना 4 गुना किया। एक औसतन जो आम की जो फसल होती थी पहले, आम की फसल से लगभग 15,000 से लेकर के 20,000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से मुझे आमदनी होती थी। लेकिन केवीके के सहयोग से आज मुझे 50,000 रुपये प्रति एकड़ के रूप में मिलते हैं, जो केवीके मुरादनगर का बहुत बड़ा सहयोग है। और केवीके मुरादनगर और यहाँ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ कृषि विद्यालय है,
ये भी बहुत बड़े सहयोग करते हैं। ये समय समय पर यहाँ पर आते रहते हैं और हमें जो सरकार की ये नई नई योजना है उससे हमें लाभान्वित करवाते रहते हैं। अवनीश पहले केवल आम की एकल बागवानी किया करते थे, जिसमें वो रसायनों का प्रयोग करते थे, लेकिन केवीके से जुड़ने के बाद उन्हें फसल विविधीकरण की जानकारी मिली और अवनीश जी ने नए प्रयोगों को अपनाकर भरपूर उपज ली। विशेषज्ञ बताते हैं कि आम की बागवानी कई तरह से की जा सकती है, जैसे सघन बागवानी, ओपन बागवानी, आम के साथ सहफसली बागवानी करके किसान जगह और समय का समुचित इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सहफसलें नुकसान की भरपाई करने का अच्छा विकल्प साबित होती हैं। श्री अवनीश त्यागी जी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से पिछले 5-6 वर्षों से जुड़े हुए हैं और प्रारंभ में ये केवल आम की रासायनिक खेती और वो भी एकल रूप में करते थे, लेकिन हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं, हमारी एक्सपोजर विजिट, किसान मेले, प्रदर्शनी, भ्रमण आदि जागरूकता कार्यक्रमों में इन्होंने सक्रियता भाग लिया और आज इन्होंने कृषि विविधीकरण के रूप में अपने गांव में एक नया मॉडल तैयार किया है, जिसमें आम की सघन बागवानी, आम की ओपन बागवानी और उसमें आम की बागवानी के साथ साथ इन्होंने सह फसल के रूप में नींबू, बारहमासी प्रजाति, पॉपुलर और हमारे उसके साथ साथ गन्ना और धान का भी उन्होंने साइड में समावेश किया है। तो इसका कृषि विविधीकरण का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आज के वर्तमान समय में जहाँ हम केवल मोनोक्रॉपिंग करते हैं तो उसमें कीड़े बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है, जिससे जोखिम में वृद्धि होती है और कभी कभी किसी फसल का रेट कम मिलने से हमारे किसान भाइयों को जोखिम में वृद्धि होती है। तो कृषि विविधीकरण से हमारे जो है किसानों में जोखिम की कमी होती है और हमारे फसलों के विविधता बढ़ने के कारण किसान अपने मनमर्जी से, अपने मनमाने दामों से बिक्री कर सकता है। खेती से जुड़ी नई नई जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने में कृषि विज्ञान केंद्र एक सेतु की भूमिका निभाते हैं। देश भर में 730 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो किसानों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खेती में उत्पादन व उत्पादकता बढ़े, साथ ही आने वाले कल में खेती के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा भविष्य में जो चुनौतियां आएंगी उससे निपटना मुश्किल होगा। इन समस्याओं के समाधान में केवीके अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साल 1992 मुरादनगर गाजियाबाद में केवीके की शुरुआत की गई। उद्देश्य था सीमांत किसानों को सशक्त बनाना और खेती में आ रही बाधाओं को दूर करना। लक्ष्य पाने के लिए विशेषज्ञों की टीम समय समय पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है, जिसमें नई तकनीकों से लेकर सरकार की योजनाओं की जानकारी शामिल होती है। विशेषज्ञ इस प्रयास में लगे रहते हैं कि कैसे किसानों की आय बढ़ाई जाए। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि बागवानी में कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कहीं मत जाएगा, देखते हैं सफल किसान। पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, एआई तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन: डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और एआई तकनीशियन। डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त से 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे बागवानी में हमारे किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। लेकिन ऐसे में बहुत आवश्यक है कि विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखें, आधुनिक तकनीक को अपनाएं और बागवानी को पूरी निष्ठा के साथ करें, किसी भी तरह की कोताही ना हो। तो आइए जानते हैं कि कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रख हमारे किसान अच्छा लाभ ले सकते हैं।
आम एक ऐसी फसल है जो एक बार बाग तैयार करने के बाद सालों साल तक पैदावार देती रहती है, इसलिए इनकी देखभाल में उठाए गए सही कदम मुनाफे की ओर ले जाते हैं। हालांकि अक्सर किसानों के सामने कई तरह की समस्याएं आती हैं, जिसका उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है, जैसे समय से पहले पेड़ों से फल गिरने लगना, आम में डासी मक्खी का प्रकोप हो जाना, मिलीबग का प्रकोप हो जाना। इन समस्याओं से बचने के लिए और अच्छे उत्पादन के लिए बागवान को चाहिए कि समय समय पर बाग की निगरानी करते रहें और जरूरत के हिसाब से दवाओं का छिड़काव करते रहें। अवनीश जी के बागों में किस तरह की एहतियात बरती जाती है, आइए समझते हैं बाग के माली से। अवनीश त्यागी जी का बाग ले रखा है नंगले वालों का। उनकी आम की फसल हम लेते हैं, उसके बाद उसकी जुताई और रिंग बनाते हैं, उसमें खाद लगाते हैं, जैसे कि नीलत होता हुआ 250 ग्राम पेड़ का, डाई हुई 2-2.5 किलो पेड़ की, हरा कशिश हुआ आधी किलो पेड़ का, और भी खाद लगाते हैं, जैसे गोबर का खाद हुआ 5 किलो या 6 किलो पेड़ का, उसे सुखा कर लगाते हैं। उसे गिरने के बाद फिर जुताई कर देते हैं और लगाने के बाद उसे फिर छोड़ देते हैं। उसके बाद बोर निकलता है, उस टाइम पे स्प्रे वगैरह होती है, जैसे कि छोटे आम में गिंडार हो जाती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे थिरस आ जाती है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो नुकसान हो जाएगा। इसी वजह से हर चीज़ का टाइम के अनुसार उसकी स्प्रे करते हैं। आम के लिए जैसे अप्रैल में थोड़ा आम को गर्मी चाहिए। अगर ठंड रह जाती है तो छोटा आम गिर जाता है, उससे किसानों को नुकसान होता है। अगर फसल अच्छी रहती है तो मुनाफा भी अच्छा होता है, अगर फसल हल्की रहती है तो फिर नुकसान भी हो जाता है। लेकिन अगर देखभाल अच्छी तरीके से करते हैं तो नुकसान के कोई चांस नहीं बनते, उसमें मुनाफा ही मुनाफा होता है। फिलहाल तो बरसात हो रही है काफ़ी, और बरसात के बाद जो है फिर पेड़ खुदाई होगी, जुताई होगी, ये है। उसके बाद खाद लगेगा, एमपी के है जिंक, नीलत होता, डाई वगैरह ये लगेगी। फिर दिसंबर के महीने से जो फरवरी के महीने से बोर आना शुरू हो जाता है, उसमें फिर स्प्रे होती है दवाई, कुनाल फोर्स हुई, थाइमेथोक्स, इस तरीके की ये दवाइयाँ लगती हैं। फिर उसके बाद आम बनना शुरू हो जाता है। जब आम थोड़ा मोटा होता है फिर और तरीके की दवाई लगती हैं, मोनो वगैरह हैं और हैं, इस तरीके की दवाई लगती हैं। उत्तर प्रदेश केवल गन्ना उत्पादन के लिए ही नहीं जाना जाता है, यहाँ आम की कई किस्में भी तैयार की जाती हैं। मुख्य किस्मों की बात करें तो दशहरी, लंगड़ा, चौसा, तोतापरी, सफेदा और अल्फोंसो हैं। अवनीश जी के बाग में कौन कौन सी किस्में लगी हैं, आइए समझते हैं। हमारे पास वैरायटी होती है लंगड़ा, चौसा, दशहरी, गुलाब जामुन, रटोल खास, राम केला और काफ़ी तरह के देसी जैसे अचार का आम हो गए, काफ़ी तरह की वैरायटी होती हैं। तो देखा आपने कि बागवानी में किए गए थोड़े से बदलाव से किसान कम जोत में भी बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं, साथ ही बाकी किसानों को सिखाकर उन्हें भी मुनाफे की राह से जोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे बागवानी के क्षेत्र में हमारे किसान सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए कामयाबी के नए द्वार खुल सकते हैं। हमें ईमेल करें या फिर पत्र लिखें। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। सफल किसान के अगले अंक में सफलता की एक और गाथा के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान,
बदलते भारत की शान।